आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 3 है, जो सी इंटर के कोर्स में है, जिसका नाम है एजेंसी। जब हम वर्ड एजेंसी की बात करते हैं तो एजेंसी जो सेक्शन है वो कवर्ड है 182 से लेकर 238 तक, जिसमें एजेंसी, एजेंट, प्रिंसिपल, सब एजेंट, रेटिफिकेशन, रिवोकेशन ऑफ एजेंसी, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, राइट्स ऑफ एजेंट, इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन, ये सारी चीज़ें कवर कर ली गई हैं। फिर एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर बताया गया। सबसे पहले ये कहा गया कि एजेंसी एक रिलेशनशिप है। एजेंसी एक रिलेशनशिप है एजेंसी एक रिलेशनशिप है जो एस्टैब्लिश किया गया है एक पार्टी यानी कि एजेंट के बीच में, जिसे ऑथराइज करता है उसका दूसरी पार्टी यानी कि प्रिंसिपल अपने बिहाफ पर काम करने के लिए। ऐसी रिलेशनशिप इनिशिएट की जाती है जब एक पार्टी ये चाहती है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को जो अपनी खुद की सीमाएं हैं उनसे बाहर ले जाए, यानी कि जहाँ वो ना हो वहाँ पर भी वो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि मॉडर्न लाइफ में तो ये लगभग असंभव सा ही है हर बिजनेस के लिए कि वो एफिशिएंटली फंक्शन कर सके बगैर एजेंट्स के। तो यहाँ पर एजेंट एक्चुअली कहते किसे हैं? ये कहा जाता है कि जो काम आदमी खुद कर सकता है, जैसे कि यदि एक्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है वाई से तो वो जाए और उससे कॉन्ट्रैक्ट कर ले। जो काम आदमी खुद कर सकता है वो दूसरे के माध्यम से भी करा सकता है, जैसे कि एक्स जेड को भेजकर वाई से अपने बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट करा ले। तो नियम तो ये कहता है जो काम आदमी खुद कर सकता है वो दूसरे के माध्यम से भी करा सकता है, और जब वो ऐसा रास्ता अपनाता है दूसरे के माध्यम से काम कराता है तो जिसके माध्यम से वो काम कराता है, जिसे वो ऑथराइज करता है अपने बिहाफ पर, उसे कहते हैं एजेंट। और जो ऑथराइज करता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल। और थर्ड पार्टी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो एजेंसी रिलेशनशिप इस तरह से जनरेट होती है। जैसे कंपनी कॉरपोरेशंस की बात हम करें तो उन्हें भी तो हायर करने पड़ते हैं एजेंट्स जो उनके बिहाफ पर काम कर सके। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो जाकर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकती। एजेंसी की रिलेशनशिप्स बहुत फ्रीक्वेंटली बिजनेस के कोर्स में देखी जाती हैं। जैसे कंपनियां एम्प्लॉयज़ भी हायर करती हैं, उनकी सर्विसेज भी रिटेन करती हैं, अदर पार्टीज़ की सर्विस भी रिटेन करती हैं, अटॉर्नीज़ को हायर करती हैं, उनकी सर्विस रिटेन करती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए एजेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो बात आई कि व्हाट इज एजेंसी। सवाल उठा व्हाट इज एजेंसी। तो हम कहते हैं कि वर्ड एजेंट तो हालांकि वैसे डिफाइन नहीं किया, लेकिन एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे हमने रखा है ताकि ऐसे केस में वो वही काम कर सकें दूसरे के साथ जाकर जो कि अदरवाइज हम खुद करते तो करते, वो हमें रिप्रेजेंट कर सके उन डीलिंग्स में थर्ड पर्सन के साथ जो हम पर्सनली जाके करते। पर्सन जिसके लिए ऐसा काम किया जाता है और जो रिप्रेजेंट होता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल। यानी कि कुल मिलाकर एजेंसी का टेस्ट क्या है, कैसे पता चले कि एजेंसी है कि नहीं है? तो यदि एक व्यक्ति के पास कैपेसिटी है बाइंड करने की अपने प्रिंसिपल को आंसरेबल करने की कैपेसिटी है थर्ड पार्टी के सामने, तो ऐसे केस में वो एजेंट है। ये देखते हैं कि क्या वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है अपने प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में। यदि हाँ वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है अपने प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में, तो वो एजेंट है। जहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है लीगल रिलेशनशिप। तो यानी कि यदि एक व्यक्ति को इस तरह से ऑथराइज किया गया है कि वो अपने प्रिंसिपल को थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करा सकता है, तो हम कहते हैं वो एजेंट है। और यदि इसका आंसर नहीं है तो फिर वो एजेंट नहीं है।
इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा ए और बी कंडीशन दी और कहा इफ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अफर्मेटिव यानी कि यस देन देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। इसका मतलब एजेंसी वर्ड एक डिटेल्ड, एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड हुआ जिसका इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए रिलेशनशिप एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में, जहाँ पर जो फर्स्ट मेंशन पर्सन है वो सेकंड मेंशन पर्सन को लीगल रिलेशनशिप में दूसरों के साथ एंटर इनटू कराता है। तो एजेंट कौन हुआ? एजेंट वो व्यक्ति हुआ जो कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कराता है अपने प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में। यानी कि कुल मिला के कॉन्सेप्ट तो वही रहा, एक काम जो आदमी खुद कर सकता है वो दूसरे के माध्यम से भी करा सकता है। जब वो दूसरे के माध्यम से काम कराता है तो हम कहते हैं कि उसने एजेंट का प्रयोग किया है। रूल ऑफ एजेंसी एक सिद्धांत पर आधारित है। रूल ऑफ एजेंसी एक सिद्धांत पर आधारित है जिसका नाम है क्वी फैकेट पर एलिम फैकेट पर से, जिसका मतलब यह है ही हु एक्ट थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग बाय हिमसेल्फ। इसका मतलब यह है कि एजेंट, जो आदमी एजेंट के माध्यम से काम करा रहा है, माना गया है जैसे वो खुद ही काम कर रहा हो। यानी कि जो लीगल रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्कुल वैसी रहेंगी एजेंट के माध्यम से भी कॉन्ट्रैक्ट कराने से जैसे व्यक्ति पर्सनली खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर आया होता थर्ड पर्सन के साथ तो होती। फिर बात आई अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स की। तो बहुत सिंपल सवाल है, हु में एम्प्लॉय एन एजेंट, एजेंट कौन रख सकता है? तो देखो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता जिसमें है वही एजेंट रख सकता है। क्यों? क्योंकि एजेंट के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट ऐसे माने जाते हैं जैसे उसके द्वारा खुद किए गए हों। तो इसका मतलब उसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी तो होनी ही चाहिए। सेक्शन 183 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कि मेजॉरिटी एज का है उस देश के लॉ के हिसाब से जिसके वो अधीन है, जो कि साउंड माइंड का व्यक्ति है, वो अपना एजेंट रख सकता है। इसीलिए माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड तो किसी एजेंट को अपॉइंट कर नहीं सकते। फिर यहाँ पर डायग्राम में भी इसी बात को बताया गया है। पर्सन क्वालिफाइड टू बी एन एजेंट, पर्सन क्वालिफाइड टू अपॉइंट एन एजेंट मस्ट बी अ मेजर पर्सन विद साउंड माइंड। तो कौन रख सकता है एजेंट? अब बात आती है कौन हो सकता है एजेंट। तो 184 सेक्शन ये कहता है कि एज बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन कोई भी पर्सन जो है वो एजेंट बन सकता है, but no person who is not of age of majority and of sound mind can become an agent so as to be responsible to the principal according to the provisions in that behalf herein contained। तो बात आती है कि भाई कौन बंदा एजेंट बन सकता है? तो एज बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन कोई भी व्यक्ति बन सकता है एजेंट, परंतु कोई भी व्यक्ति जो नहीं है मेजॉरिटी एज का और साउंड माइंड का वो नहीं बन सकता एजेंट इस प्रकार से कि वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए प्रिंसिपल को इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से। तो देखा जाए वैसे हम कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति बन सकता है एजेंट, लेकिन माइनर और अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को छोड़कर। और यदि आप उन्हें एजेंट बनाते भी हो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल कुछ नहीं है। आप एजेंट बना भी देते हो उन्हें तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल कुछ नहीं है। सेक्शन 184 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोवाइड करता है कि कोई भी व्यक्ति बन सकता है एजेंट। दूसरे शब्दों में इवन बन तो माइनर भी सकता है एजेंट और अपने प्रिंसिपल को बाउंड भी कर सकता है अपने एक्ट से, लेकिन वो खुद बाउंड नहीं होगा। एजेंट तो मात्र एक कनेक्टिंग लिंक होगा प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एजेंट लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। इसीलिए वैसे कोई बार नहीं है अपॉइंट करने के लिए माइनर को भी एजेंट के रूप में, परंतु कंसिडर करते हुए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अपने आप में जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है एजेंट की वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसीलिए यदि एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने में, यदि एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने में, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल एजेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता यदि उसने कोई भी मिसकंडक्ट किया जहां पर एजेंट नेग्लिजेंट है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में। तो यानी कि देखा जाए तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि आप एजेंट बना तो किसी को भी लो, लेकिन जो व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने में वो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा
हालांकि उसके कामों से प्रिंसिपल बाउंड जरूर होगा। एग्जाम्पल, पी ने अपॉइंट किया क्यू, जो कि एक माइनर है, अपनी कार सेल करने के लिए, कि कम से कम 2.5 लाख में बेचना। क्यू ने सेल कर दी उसे 2 लाख में ही। अब बी बाउंड है इस ट्रांजैक्शन से। फर्दर उसके पास कोई राइट नहीं है क्यू के खिलाफ 50,000 का कंपनसेशन लेने के लिए, क्योंकि उसने नहीं मानी उसकी इंस्ट्रक्शंस। अब क्यू एक माइनर है और माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एब इनिशियो वॉइड है। इसी वजह से माइनर यदि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी के साथ बाउंड करता है तो प्रिंसिपल तो बाउंड होगा, पर प्रिंसिपल के पास माइनर के खिलाफ कोई राइट्स नहीं है। फिर कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कोई नेसेसरी नहीं है। सेक्शन 185 के अनुसार कोई कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है एजेंसी क्रिएट करने के लिए। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस ऑफ एजेंट इज रिगार्डेड एज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नियम क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नियम ये कहता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वहीं पर सेक्शन जो 25 है वो एक्सेप्शन भी क्रिएट करता है, और एक्सेप्शन में बहुत सारे एक्सेप्शन में से एक एक्सेप्शन क्या है? एजेंसी। एजेंसी कैन बी क्रिएटेड विदाउट कंसिडरेशन। वैसे ये कहा जाता है कि प्रिंसिपल जब एजेंट को रखता है तो इसके लिए तो हो गया कि इसके बिहाफ पर काम करेगा। कंसिडरेशन जो प्रिंसिपल है, एजेंट के लिए क्या कंसिडरेशन है कि इसे ऑफिस ऑफ एजेंट मिल गया, इसे एजेंट का पद मिल गया, इसे एजेंट रख लिया, यही इसके लिए है सफिशिएंट कंसिडरेशन। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि कंसिडरेशन में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरी कंसिडरेशन मिले। कई बार तो डेट्रीमेंट सफर्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना भी सफिशिएंट कंसिडरेशन हो जाती है। और वही बात यहाँ पे है कि इसे तो काम मिल गया, पी ने काम दे दिया कि तुम मेरे एजेंट हो, इसके लिए तो यही हो जाएगी सफिशिएंट कंसिडरेशन। इसीलिए लिखा है सेक्शन 185 कहता है कि कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है एजेंसी क्रिएट करने के लिए। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस ऑफ एजेंट, यही सफिशिएंट कंसिडरेशन है अपॉइंटमेंट के लिए। फिर बात आती है एजेंसी के क्रिएशन की। तो एजेंसी कैसे क्रिएट होती है? तो ये कहते हैं कि जो रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी है वो अराइज होती है जब एक व्यक्ति, जिसे हम एजेंट कहते हैं, उसे अथॉरिटी दे दी जाती है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करने की। जो रिलेशनशिप है ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए होनी चाहिए। वैसे यदि हम एजेंसी की बात करें तो एजेंसी को क्रिएट करने के तरीके कई सारे हैं। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, क्या मोड है एजेंसी क्रिएट करने की? एक्सप्रेसली भी क्रिएट हो सकती है एजेंसी, इम्प्लाइडली भी क्रिएट हो सकती है एजेंसी, कभी कभी मजबूरी में नेसेसिटी से भी एजेंसी क्रिएट हो जाती है, एस्टॉपल और होल्डिंग आउट से भी एजेंसी क्रिएट हो जाती है, और एजेंसी बाय रेटिफिकेशन भी क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहला यदि हम देखें कि एजेंसी कैसे क्रिएट होती है, एक्सप्रेसली भी इम्प्लाइडली भी। 186 सेक्शन ये कहता है कि जो अथॉरिटी है एजेंट की एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस अथॉरिटी जब मिलती है तो वो तो प्रिंसिपल बोलकर लिख कर देता है कि लो तुम आज से मेरे एजेंट हो गए। जैसे ए रहता है दिल्ली में, उसका घर है कलकत्ता में। ए अपॉइंट करता है बी को एक डीड बनाकर, जिसमें वो उसे पावर दे देता है, पावर ऑफ अटॉर्नी, अपने बिहाफ पर एक्ट करने की पावर, कि तुम मेरे घर के बन जाओगे अब से केयर टेकर। तो यहाँ एक्सप्रेस एजेंसी दी गई है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर कि अब से तुम्हारे वहाँ पर जो सारे काम होंगे उनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और तुम ये सारे काम मेरे बिहाफ पे करोगे। इसी तरह से यदि कस्टमर जो बैंक का है वो चाहता है कि ट्रांजैक्ट करें उसके बैंकिंग बिजनेस एजेंट के माध्यम से,
तो बैंक रिक्वायर करेगा रिटन एविडेंस अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट के लिए, और नॉर्मली वो ये कहेगा कि रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो मुझे, तो बैंक को रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाएगी और फिर बैंक उस कस्टमर के बिहाफ पर काम करेगा। तो बैंक बन जाएगा एजेंट, कस्टमर बन जाएगा प्रिंसिपल। ये तो वो अथॉरिटी है एजेंट की जो उसे एक्सप्रेसली दी गई है बोलकर लिखकर। पर कभी कभी ना सर्कमस्टांस की वजह से भी अथॉरिटीज़ आ जाती हैं और बंदा बन जाता है एजेंट। अथॉरिटी को हम कहते हैं कि वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है जब उस अथॉरिटी का अंदाज़ा हमें अनुमान लगाना हो सर्कमस्टांस को देखकर, जो चीज़ें बोली लिखी जा रही हैं उन्हें देखकर, ऑर्डिनरी कोर्स में जैसे डीलिंग होती है उन्हें देखकर। तो जब हम सर्कमस्टांसेस को देखकर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पार्टीज़ के बीच की रिलेशनशिप, उनका बिहेवियर, उनके बीच में क्या बोली लिखी गई हैं, बातें कैसे भी डील करते हैं, सब चीज़ को देखकर हम कंडक्ट सर्कमस्टांस से अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये प्रिंसिपल एजेंट है। तो ऐसी एजेंसी इम्प्लाइड अथॉरिटी या इम्प्लाइड एजेंसी कहलाती है। जैसे कि यदि एक व्यक्ति रियलाइज़ करता है रेंट और दे देता है उसे लैंडलॉर्ड को, तो इम्प्लाइडली यानी वो लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे काम कर रहा है एजेंट फॉर कलेक्शन के रूप में। फिर उदाहरण, जैसे कि एक शॉप है सीलमपुर में, वो रहता खुद है कलकत्ता में और वो कभी कभार की शॉप पे आता है। जो शॉप है वो बी ही मैनेज करता है और ऐसे केस में वो सी से गुड्स ऑर्डर करता है ए के नाम पे। क्यों? क्योंकि दुकान तो एक ही है। और फिर वो पेमेंट भी कर देता है जो भी फंड्स उसमें कमाता है उससे। ए को सारी बातें वो बता के रखता है। तो इसका मतलब बी को इम्प्लाइड अथॉरिटी मिली हुई है ए से गुड्स ऑर्डर कर कर पेमेंट करने की अपने बिहाफ पर। तो वो ऐसे केस में हो गया मर्केंटाइल एजेंट। तो सबसे पहले हमने जो एजेंसी देखी, एजेंसी कैसे क्रिएट होती है। एजेंसी क्रिएट हो सकती है एक्सप्रेसली भी और एजेंसी क्रिएट हो सकती है इम्प्लाइडली भी। फिर एजेंसी क्रिएट हो जाती है एस्टॉपल से भी, और एक तरह से हम कह सकते हैं एजेंसी क्रिएट हो जाती है होल्डिंग आउट से भी। इन्होंने एस्टॉपल और होल्डिंग आउट को एक ही जगह एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि थोड़ा सा फर्क होता है वर्ड एस्टॉपल में और होल्डिंग आउट में। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि भाई होल्डिंग आउट भी एस्टॉपल की ही एक ब्रांच है। पर पहले हम लोगों को ये वर्ड समझने होंगे, जो शब्द है एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट वर्ड का इन्होंने बाहर इस्तेमाल किया, यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं किया, पर हम लोग दोनों पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एस्टॉपल कहते किसे हैं। ये कहा जाता है कि जब एक पर्सन अपने कंडक्ट से, अपने एक्ट से या चुप रहकर अपने ओमिशन से सामने वाले को बिलीव कराए, एक सिचुएशन शो कर कर, और उसे इंड्यूस करे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, और सामने वाला बंदा उस पर बिलीव भी कर ले सिचुएशन पर, क्योंकि वो ऐसा दर्शा रहा है बोलकर या चुप रहकर अपने कार्यों से, और वो सिचुएशन पर बिलीव कर कर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो भी जाता है। तो ये फर्स्ट पर्सन अब मना नहीं कर सकता, इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग अबाउट सिचुएशन एंड contract done based on such situation। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक व्यक्ति अपने कार्यों से, बोलकर या चुप रहकर सामने वाले को विश्वास दिलाता है कि जो दिख रहा है वैसी ही सिचुएशन है, और इस पर बिलीव करके सामने वाला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो भी जाता है, तो फिर आप मना नहीं कर सकते कि जो मैंने बोला था या जो सिचुएशन दर्शाई थी वो नहीं थी, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। वो ऐसा नहीं कह सकता, ही इज़ स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। फिर ऐसे केस में वो सेकंड पर्सन के प्रति बाउंड रहेगा। इसे ही हम बोलते हैं ना न करना,
अब आप मुकर नहीं सकते हो। नाउ यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही तो बोलकर, खुद ही तो अपने कार्यों से या चुप रहकर ऐसा प्रदर्शित किया था, हमने तो इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो अब आप मना भी नहीं कर सकते हो। इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टॉपल। फिर दूसरा वर्ड है होल्डिंग आउट। जो दूसरा वर्ड है वो है होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट भी एस्टॉपल की एक ब्रांच है। होल्डिंग आउट भी एस्टॉपल की ही एक ब्रांच है, लेकिन यहां पर ना एक प्रायर पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्ट होता है बाद में एजेंसी क्रिएट करने के लिए। कहने लगे क्या मतलब है जी इस बात का? देखो, जैसे एक बंदा पिछले 2 साल से अपने एक एजेंट को भेजता है अपने बिहाफ पर गुड्स खरीदने के लिए। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया एजेंट, ये हो गया थर्ड पर्सन। एक व्यक्ति पिछले 2 साल से अपने एजेंट को भेजता है थर्ड पार्टी से गुड्स खरीदने के लिए और बाद में जाकर पेमेंट करता है खुद। ऐसा पिछले 2 साल से चल रहा है। एक दिन प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को निकाल दिया, लेकिन ये बात थर्ड पर्सन को नहीं बताई। अब एजेंट ने क्या करा? एजेंट ने निकाले जाने के बावजूद भी जाकर गुड्स जो हैं इस थर्ड पर्सन से खरीद लिए। थोड़े दिनों बाद जब थर्ड पार्टी ने इस प्रिंसिपल से पेमेंट के लिए कहा तो ये कहने लगा मैंने तो एजेंट को निकाल दिया, वो तो अब मेरा एजेंट है ही नहीं, उसके द्वारा किए गए कामों के लिए तो मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं। तो अब सवाल ये उठा कि क्या इस प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी का पेमेंट करना पड़ेगा? आंसर है करना पड़ेगा, क्योंकि जब पिछले 2 साल से कोई काम हो रहा है और अचानक से इसने उसमें परिवर्तन किया है तो इसकी ड्यूटी बनती है कि वो थर्ड पर्सन को बताए। नहीं तो थर्ड पर्सन तो आज भी यही मानेगा कि आज भी ये प्रिंसिपल और एजेंट है और उसने गुड फेथ में जब इसे सामान दिया तो इसके बिहाफ पर दिया, इस इग्नोरेंस में दिया कि ये इसका प्रिंसिपल एजेंट है। इसे बताना चाहिए था, इसने नहीं बताया, पहले से जो काम होता आ रहा है, इसीलिए गलती बन जाएगी प्रिंसिपल की और पेमेंट थर्ड पर्सन को वो करेगा। यहाँ पर जो प्रायर पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्ट हो रहे थे उन्हीं के आधार पर बाद में एजेंसी क्रिएट हुई इस ट्रांजैक्शन में और इसे हम बोलते हैं एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। तो बेसिकली है तो एस्टॉपल की ब्रांच, लेकिन इसमें प्रायर पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्ट होता है एजेंसी सब्सिक्वेंटली क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हुए, एक कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टॉपल और एक कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट। अब देखते हैं स्टडी में कैसे इसे एक्सप्लेन किया है। स्टडी में कहा गया है एजेंसी बाय एस्टॉपल बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल पर ही। प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल ले डाउन करता है कि जब एक पर्सन डिक्लेरेशन, रिप्रेजेंटेशन, एक्ट, ओमिशन करता है इंटेंशनली और दूसरे को परमिट करने देता है, बिलीव करने देता है कि जो मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ वो बिल्कुल सच है और आप इस पर बिलीव कर सकते हैं, तो बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता अपने प्रीवियस स्टेटमेंट को। अब वो एस्टॉप्ड है, वो अपने प्रीवियस स्टेटमेंट या कंडक्ट को डिनाई नहीं कर सकता। ये एजेंसी इम्प्लिसिट है सेक्शन 237 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। इसे बोलते हैं एजेंसी बाय एस्टॉपल। सेक्शन 237 ये कहता है जब एजेंट ने विदाउट अथॉरिटी किया कोई काम या इनकर करी कोई ऑब्लिगेशन थर्ड पर्सन के लिए
अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर प्रिंसिपल बाउंड हो जाता है उन एक्ट के लिए या ऑब्लिगेशंस के लिए यदि उसने अपने कार्यों से, अपने शब्दों से पहले ही बोलकर इंड्यूस किया था थर्ड पर्सन को ये बिलीव करने के लिए कि मेरे एजेंट के काम मेरे काम हैं और ये जो काम है वे स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर है। तो इसे बोलते हैं एजेंसी बाय एस्टॉपल। तो एजेंसी बाय एस्टॉपल जो है वो तब क्रिएट होती है जब कुछ असेंशियल कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं। पहली बात तो प्रिंसिपल ने कोई रिप्रेजेंटेशन में किया हो थर्ड पर्सन के सामने, रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेसली किया हो या इम्प्लाइडली किया हो। रिप्रेजेंटेशन में ये बताया गया हो कि एजेंट है ये और इसके पास अथॉरिटी है मेरे बिहाफ पर काम करने की, और सिचुएशन ऐसी हो कि वो रियली एजेंट था नहीं पर दर्शाया ऐसे गया हो कि इसके पास अथॉरिटी है मेरे बिहाफ पर काम करने की। प्रिंसिपल ने इंड्यूस भी किया हो थर्ड पर्सन को कि रिप्रेजेंटेशन पर बिलीव करे, और थर्ड पर्सन ने बिलीव किया भी हो रिप्रेजेंटेशन पर और उस रिप्रेजेंटेशन पर बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट भी किया हो। यदि ऐसा हुआ है तो एजेंसी बाय एस्टॉपल क्रिएट हो जाती है। फिर बंदा मना नहीं कर सकता कि ये मेरा एजेंट नहीं है, क्योंकि खुद ही रिप्रेजेंटेशन देकर उसने सामने वाले को बिलीव किया और इंड्यूस किया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। इसे बोलते हैं एजेंसी बाय एस्टॉपल। यहाँ होल्डिंग आउट वाला पॉइंट नहीं बताया गया, लेकिन जो हमने होल्डिंग आउट में एग्जाम्पल लिया है वो ही एजेंसी बाय होल्डिंग आउट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं दो। ए कंसाइन करता है गुड्स बी को सेल के लिए और उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि इसे फिक्स प्राइस से नीचे मत बेचना। सी जो कि इग्नोरेंट था बी के इंस्ट्रक्शंस को लेकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है बाय करने के लिए गुड्स उस प्राइस से लोअर प्राइस पर जो कि प्रिंसिपल ने एजेंट के लिए रिजर्व किया था। ए बाउंड है अब कॉन्ट्रैक्ट से। ए ये नहीं कह सकता कि मैंने तो बी को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इस प्राइस से नीचे मत बेचना। इसे एजेंसी बाय एस्टॉपल कहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली जो ए है और बी है वे प्रिंसिपल एजेंट है। क्यों? क्योंकि सी को तो उसने ये बात बताया नहीं कि इसकी अथॉरिटी लिमिटेड है। उसने सोचा कि जब इसके पास बेचने की अथॉरिटी है तो बेचने का मतलब किसी भी प्राइस पर बेचने की अथॉरिटी, जिसकी वजह से अब ए बी के कामों से बाउंड माना जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो हम लोगों ने पढ़ा एजेंसी कैसे क्रिएट होती है। एजेंसी क्रिएट होती है एक्सप्रेसली, एजेंसी क्रिएट होती है इम्प्लाइडली, एजेंसी क्रिएट होती है एस्टॉपल या होल्डिंग आउट से। पर कभी कभी मजबूरी में नेसेसिटी से भी एजेंसी क्रिएट हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन से भी एजेंसी क्रिएट हो जाती है। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी अराइज तब होती है जब कुछ इमरजेंट सर्कमस्टांस आ जाते हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन में एक व्यक्ति ऑथराइज हो जाता है करने के लिए वो काम भी जो वैसे ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में वो नहीं कर सकता था। इसीलिए जहाँ पर एजेंट ऑथराइज्ड है कोई काम करने के लिए, जब वो ऐसा काम कर रहा है और इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज हो जाती है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट्स या स्पेशल अथॉरिटी भी आ जाती है अपने प्रिंसिपल को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए। उसे हम एजेंसी बाय नेसेसिटी कहते हैं। ये कहा जाता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में यदि एजेंट अपनी अथॉरिटी एक्सीड करता है तो प्रिंसिपल उससे बाउंड होता है, बशर्ते सिचुएशन इमरजेंसी की हो, उसने प्रिंसिपल से कांटेक्ट करने का प्रयास किया हो पर कांटेक्ट कर ना पाया हो, उसने ऐसे बिहेव किया हो जैसे खुद का यदि कोई पर्सनल बिजनेस होता तो वो ऐसे काम करता, तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे भी उसने ऐसे ही काम किया है, गुड फेथ में उसने वो काम किया है, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने वो काम किया है, और यदि वो काम किया गया है तो ऐसे केस में प्रिंसिपल उससे बाउंड होगा जैसे वो काम विद इन अथॉरिटी ही हो। इसे बोलते हैं हम एजेंसी बाय नेसेसिटी। जैसे राजा का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है जिसमें श्याम केयरटेकर है। जब राजा कनाडा में था तो ऐसे केस में एक दिन फार्म हाउस में लग गई बहुत बड़ी आग। श्याम अब बन गया एजेंट बाय नेसेसिटी राजा के लिए और उसे उसकी प्रॉपर्टी करनी थी डिस्ट्रॉय होने से सेव। तो राजा जो कि प्रिंसिपल है वो उन सभी एक्सपेंसेस के लिए लायबल होगा जो श्याम ने इनकर किए हैं उस फायर को पुट आउट करने के लिए और फॉर्म को बचाने के लिए डिस्ट्रक्शन से, जब राजा वहाँ नहीं था। इसे बोलते हैं हम एजेंसी बाय नेसेसिटी।
एक वर्ड होता है रेटिफिकेशन, और कॉन्सेप्ट है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का। लेकिन एजेंसी बाय रेटिफिकेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।